क्या मतलब है? मैंने उछल कर पूछा। परसिफून के लिए बेशुमार दीवाने जान दे चुके हैं और वहां एक खैमे में एक हसीन रकासा इस साहिब नजर की मुंतजिर है जो परसिफून या हुकूमत का दीवाना ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ हुस्नो इश्क से लुत्फ अंदोज होना जानता हो। क्या मतलब है? मैंने उसे देखा है, उसका नाम समाता है और क्या बताऊं तुमको है कि जो एक बार उसे देख ले दोबारा किसी को देखने की आरजू न करे। मुझे तो ताज्जुब है इन बदबख्तों पर जो इस जैसी हसीना को छोड़कर परसिफून के लिए जान देने को आमादा नजर आते हैं और इसके लिए मैदान जंग में कूद पड़े हैं। तुम्हारी बातें अमूमन अहमकाना होती हैं और मैंने कभी इनसे इत्तिफाक किया है और ना ही करूंगा। बहरहाल मुकाबले तो अभी शुरू ही हुए हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं जब चाहूं इनमें शिरकत कर सकता हूं। मैंने जवाब दिया। गोया अब भी तुम्हारे ज़हन में मुकाबलों का सौदा है? क्यों, अब क्या हो गया? लेकिन हाइपून कुछ बोल ना पाया। हाँ क्यों, क्या तुम्हारे ख्याल में मैंने खौफसदा होकर अपना इरादा तर्क कर दिया होगा? मैंने तंजिया लहजा में सवाल किया। खौफसदा होने की बात नहीं है मेरे भाई, अगर तुम्हें एक जवान और हसीन औरत की जुस्तजू है तो यहाँ एक नहीं 101 औरतें तुम्हें मिल सकती हैं। इन 101 में से मुझे सिर्फ एक दरकार है और वो है परसिफून। मैंने जवाब दिया। गोया गनाया ने तुम्हारे जहन पर कोई असर नहीं किया। नहीं, बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी, मोहब्बत करने वाली, लेकिन उसके अंदाज में बाजारीपन था और वो पूरी जिंदगी मुझसे मुंसलिक रहना भी ना चाहती थी। मेरे दोस्त हाइपून और ना ही मैं उससे। तो फिर समाता को देखो, जितनों को देख लिया जाए बेकार है, बेमकसद है। आओ अब मुकाबले देखेंगे। गोया अब तक मैंने जो कुछ किया है वो बेमकसद रहा। क्या किया है तुमने? जो कुछ किया है मेरे भाई इसमें मुझे बड़ी ही ख्वारी नसीब हुई है। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। मैंने गनाया को इस बात पर आमादा किया था और उसे अलग से एक बड़ी रकम भी दी थी कि वो तुम पर अपनी मोहब्बत का फरेब डाल दे और तुम उस वक्त परसिफून को ना देखने पाओ जब इसका दीदार कराया जाए और तुम गनाया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने मिशन को भूल जाओ। यही मेरा मकसद था। गोया अपनी दानिस्त में तुमने मुझे परसिफून के दीदार के हवाले से महरूम रखा। हाँ, और इसकी वजह क्या थी मेरे दोस्त? ये कि तुम बिला वजह एक नई मुसीबत में फंस जाते। परसिफून शक्ल सूरत की जैसी है, कम से कम इन हसीनाओं से तो अच्छी नहीं है। सो मैंने सोचा कि वक्त ज़ाया करने की बजाय बेहतर यही है कि तुम इसकी जानिब मायल न हो। लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ हाइपून? मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर मुस्कुरा कर पूछा। फ़ायदा? हाइपून ने दांत पीसते हुए कहा। फ़ायदा सिर्फ यह था कि मैं तुम्हारे बाप हैंडसन से वादा करके आया था कि तुम्हें परसिफून के चक्कर में ना फंसने दूंगा और अगर मैं ये वादा ना करता तो बिलाशुबा तुम्हारा बाप तुम्हें कभी इस जश्न में शिरकत की इजाजत न देता और मैं तुम्हारे साथ से महरूम रह जाता। अफसोस तुमने गलती की। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे मशवरा कर लेते तो मैं तुमसे कहता कि इत्मीनान से जश्न के लिए रवाना हो जाओ, मैं कुछ वक्त के बाद तुमसे आन मिलूंगा। मैंने कहा। क्या मतलब? जाहिर है अगर मेरा बाप मुझे इस जश्न में शिरकत से रोकता तो मैं छुप कर यहाँ आ जाता। वो किस तरह? वो इस तरह के भेड़ों का गल्ला लेकर पहाड़ों में जाता और फिर वहां से घर न जाता और सीधा जश्न में शामिल हो जाता। क्या तुम अपने इरादे में इस कदर पुरअज़्म थे? था नहीं हूं, मैंने जवाब दिया और फिर बोला। चलो अब हम मुकाबले देखेंगे। और समाता मेरे भाई एक नजर देख तो दो उसे, अगर पसंद आए और परसिफून पर 1000 बार तरजीह ना दो तो मेरा नाम हाइपून से बदल कर कुछ और रख देना। अफसोस हाइपून, परसिफून से रात को मेरा सामना हो चुका है। रात को? हाइपून ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, लेकिन कैसे? ये सब फजूल बातें हैं मेरे दोस्त, बस तुम ये समझ लो कि वो पूरे खलूस से मुझसे शादी करने पर आमादा है। अगर आज ये मुकाबले तर्क कर दिए जाएं तो वो इंतहाई मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लेगी। क्या कह रहे हो? हाइपून ने ताज्जुब से पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूं मेरे भाई, ये नदी जिसके किनारे हमने खैमा लगाया है दूर तक चली जाती है और वहां जहां खैमों का शहर खत्म हो जाता है एक इंतहाई कोने में जाकर एक बहुत बड़ा खैमा इस्तादा है जिसके चारों तरफ इस किस्म के इंतजामात कर दिए गए हैं कि वहां कोई पहुंच ना सके। और वो खैमा परसिफून का है, लेकिन नदी के किनारे किनारे चलने वालों की पहुंच से वो खैमा दूर नहीं है। बिलाखिर ये रहनुमा नदी परसिफून तक पहुंचा देती है। इस नदी में मौजूद एक तेज चमकदार पत्थर है मेरा रहनुमा बन गया था और उसने मुझे नदी के नजदीक ले जा खड़ा किया। वो मुझे मिली और मैंने उसकी जुस्तजू की और तब नौजवान और हसीन शहजादी ने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहने लगी कि अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ तहतुस्सरा के किसी भी कोशी तक जाने को तैयार है। मुकाबला करने वालों को मुकाबला करने दिया जाए और हम यहां से बहुत दूर निकल जाएं, लेकिन
मैंने उसे इस हैसियत से कबूल न किया। मैंने उसे कहा कि मैं शाह एपिटस के अहद को पूरा करने के बाद उसे पाना पसंद करूंगा। उसे भगा ले जाना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि यह मोहब्बत की तौहीन है। मैं उसे दिलेराना तौर पर हासिल करूंगा। मैं उसके लिए मुकाबला करूंगा और अपने मुकाबलों को शिकस्त देकर उसका जायज मालिक बन जाऊंगा। यह मेरी मोहब्बत का सबूत होगा। तब वो राजी हो गई। हालांकि उसने ये तजवीज़ भी पेश की थी कि वह अपने तीर अंदाजों को जमा कर लेगी जो मुझसे मुकाबला करने वालों को खुफिया तौर पर हलाक कर देंगे। लेकिन मैंने उसकी तजवीज़ कबूल ना की, क्योंकि मैं बुज़दिली का कोई निशान छोड़ना नहीं चाहता। सो मेरे दोस्त हाइपून, अगर तुम मुझे बुज़दिल बनाने की कोशिश करो तो यह तुम्हारी हमाकत होगी, और मैंने यह हमाकत अपनी पसंदीदा शख्सियत परसिफोन के सामने करना भी पसंद नहीं की, और ना ही मैं इसे मुनासिब समझता हूँ। हाइपून सर पकड़ कर बैठ गया। काफ़ी देर वो इसी हालत में गर्दन झुकाए बैठा रहा। फिर उदास लहजे में गोया हुआ, अफसोस सद अफसोस, अब तो मेरी कोई हैसियत ही ना रही। यानी मैं जो कुछ कह आया था इसमें नीचा बनूंगा। तुम्हें मुकाबलों से रोकना मेरे बस की बात नहीं है। लानत है समाता पर और लानत है गनाया पर, जो अच्छी खासी रकमें वसूल करने के बावजूद मेरे मकसद में मुझे कामयाब न करा सकी। हाइपून बहुत ज्यादा परेशानी का इजहार कर रहा था और मुझे उसकी परेशानी पर हंसी आ रही थी। काफी देर तक वो बैठा इसी अंदाज में खुद पर लानत मुलामत करता रहा और मैं जश्न के सिलसिले में तैयारियां करता रहा। फिर मैंने उससे कहा, हाइपून, अगर तू मेरे साथ जाना नहीं चाहते तो मैं तनहा ही जा रहा हूं, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे भाई जरा कुछ तू सुन ले मेरी बात, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। हाइपून, मुझे अफसोस है कि तुम कैसे दोस्त हो जो मुझे मेरे मकसद में कामयाबी की दुआ देने के बजाय औरतों की तरह बैन कर रहे हो। तुम ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो। अरे भाई, इस वक्त तो तू मेरे जवान बेटे ही की मानिद है। मैं तेरे बाप हैंडरसन से ये वादा कर चुका हूं कि मैं तुझे मुकाबले में हिस्सा न लेने दूंगा और तेरे ज़हन से ये खबत निकाल दूंगा। और इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुझे परसिफून के दीदार से रोके रखा सिर्फ इसलिए कि तेरा अज़्म और पुख्ता ना हो जाए और तू इन मुकाबलों में हिस्सा न ले सके। और अब मैंने सवाल किया, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। हाइपून ने जवाब दिया, तो मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा तो तुम खुशी से मेरा साथ दो। और अब मैं चलता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा इसरार मेरे नज़दीक हमाकत है। मैं देखना चाहता हूं कि परसिफून के लिए मुकाबला करने वालों का तरीका कार क्या है और वो किस अंदाज से जंग करते हैं, और हाँ, ये मुकाबले कब तक जारी रहेंगे, मैंने सवाल किया। हाइपून चारों ना चार मेरे साथ बाहर निकल आया। उसने मेरी बात का फौरन कोई जवाब नहीं दिया था। फिर बोला, उस वक्त तक अजीज दोस्त जब तक कि जीतने वाला सिर्फ एक न रह जाए। मैंने कहा, तो फिर आओ चलो। हाइपून ने कहा और हम तेजी से इस जानिब चलने लगे जहाँ खैमों का पूरा शहर मौजूद था। बड़ा ही रश था और इस रश से गुजर कर अंदर दाखिल होना बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन बेहतर बात यह थी कि यह मैदान बुलंद बाला पहाड़ी के दरमियान वाक़ हुआ था और ये लोग जो इंसानों के सरों पर से निगाहें न जमा सके थे वो पहाड़ों पर चढ़ गए थे और इन पहाड़ों से वो मैदान में होने वाले मुकाबले को बाखूबी देख रहे थे। फासला थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन वहां से बेहतर तरीके से देखा जा सकता था। तो हमने एक ऐसे ही टीले का इंतखाब कर लिया। यहाँ और भी बेशुमार लोग मौजूद थे। मैदान जंग में हुकूमत के ख्वाहिशमंद बेशुमार तनोमंद लोग मुकाबले की तैयारियां कर रहे थे और कुछ मुकाबले कर रहे थे। तलवारें, नेज़े, कलहाड़े जो तहतुस्सरा में मुख्तलिफ साख्त के थे, लेकिन इनका इस्तेमाल बैरूनी दुनिया से मुख्तलिफ न था। वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ थे। लड़ने वाले अपने मुकाबिल को शिकस्त देने, कत्ल करने या फिर जख्मी करने के अलावा और कुछ न चाहते थे, और यह हो रहा था। ताकतवर मुकाबिल कमजोर मुकाबिल को मैदान से बाहर निकाल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक मुकाबिल नहीं था, बल्कि कई मुकाबिल थे। जो एक से जीत चाहता तो फौरन दूसरे से मुकाबले शुरू कर देता। जख्मियों को और लाशों को उठाने का माकूल इंतजाम मौजूद था। मरने वालों की कोई हैसियत न थी। इन्हें उठाकर न जाने कहां डाल दिया जाता था। इनको ले जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था। शाह एपिटस पत्थरों के एक बुलंद तख्त पर बैठा हुआ था। उसके नजदीक उसके उमरा भी थे। वो बड़ी दिलचस्पी से यह मनाजर देख रहा था। वो मोटे और भद्दे जिस्म का एक अच्छे खदुखाल का शख्स था, जिसके चेहरे पर दरिंदगी और सफाकी साफ नुमाया थी। गोया वह इन मुकाबलों में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। मैं और हाइपून इन सारे मनाजर को देखते रहे। मुकाबलों के लिए कोई बाकायदा तंजीम नहीं थी। बस जो शख्स चाहता मैदान में आ जाता और मुकाबलों में शरीक हो जाता। मेरी निगाह किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी जो अब तक हावी चला आ रहा हो, और मैंने महसूस किया कि कई आदमी थे जो अपने मुकाबिल को शिकस्त देकर दूसरों से जंग करने लगे थे। लेकिन इसका तरीका कार क्या है? मैंने हाइपून से सवाल किया और हाइपून चौंक कर मुझे देखने लगा। इस कत्ल व गारतगिरी के मुकाबले में तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा।
जाहिर है तुम भी इनमें शरीक हो, मुकाबले देखने के लिए आए हो, मैंने सवाल किया। बहालत मजबूरी, हाइपून ने जवाब दिया, वरना मुझे खून खराबे से ज्यादा हुस्न व इश्क की चाशनी पसंद है। अब भी चाहो तो समाता तक पहुंचने के रास्ते निकल सकते हैं, हाइपून ने कहा और मुझे गुस्सा आ गया। मुझे समझ नहीं आता हाइपून, किस किस्म के इंसान हो तुम। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा अज़्म है कि मैं मुकाबलों में हिस्सा जरूर दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो मेरी लाश इन लाशों की तरह उठवा कर फेंकवा दी जाएगी। जख्मी हुआ तो किसी तबीब तक पहुंच जाऊंगा। तुम अगर जाना चाहो तो मुझे यहां से उठा कर ना ले जाना, लेकिन बार बार मेरे जज्बात को मजरूह करने की कोशिश मत करो, मैंने शदीद गुस्से में कहा और हाइपून किससे आ गया। ओहो, तो रंग इतना गहरा है मेरे दोस्त। हाँ बेहद, मैंने जवाब दिया। तब मैं तुम्हारी नापसंदीदगी को क्यों मोल लूं, जबकि मेरे जैसे 10 आदमी मिलकर इसे नहीं उतार सकते। हाइपून ने खुद को संभालते हुए कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश तुम ये बात पहले समझ लेते तो बिला वजह मेरा ज़हन तुम्हारी तरफ से इतना खराब ना होता। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम अपने ज़हन को तब्दील कर लो। मैं तुम्हें अब इन मुकाबलों से नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ मशवरे जरूर दूंगा। क्या, मैंने सवाल किया। मतलब ये कि तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम अभी से जाकर मुकाबलों में शरीक हो जाओ और बिला वजह एक की बजाय 10 आदमियों से मुकाबला करो, इससे क्या फायदा। मैं अब भी नहीं समझा। मैंने कहा समझने की कोशिश करो। जो लोग इब्तिदा में मुकाबले में शरीक हो गए हैं, मेरा ख्याल है वो खिसारे में रहेंगे। वो आज शाम तक लड़ते रहेंगे और अगर वो दूसरों पर भारी रहे तो कल इन्हें दोबारा मुकाबला करना पड़ेगा। सूरत हाल ये है कि मुकाबला करने वाले एक एक करके जख्मी या कत्ल होते चले जाएंगे और फिर जो अफराद बाकी रह जाएंगे वो मुकाबला करेंगे। गोया एक मुकाबिल को अगर वो शुरू ही से हावी रहा तो फिर इस मुकाबिल को सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बरक्स मेरे ज़हन में एक और तरकीब है और मेरा ख्याल है कि हर समझदार आदमी वही करेगा, हाइपून ने कहा और मैंने जल्दी से पूछा क्या। मैं हाइपून की बातों में काफी हद तक दिलचस्पी ले रहा था। इत्मीनान से बैठे रहो और इस वक्त का इंतजार करो जब मुकाबले खत्म होने पर आए। तो फिर यह कि तुम सिर्फ उस आदमी से मुकाबला करना जो तमाम मुकाबलों को शिकस्त देकर तन्हा रह गया हो और अपना सानी किसी को ना समझता हो। इस तरह तुम्हें अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके सिर्फ एक शख्स से मुकाबला करना होगा और वो शख्स बेशुमार लोगों से लड़ चुका होगा, इसलिए थक गया होगा। इस थके हुए आदमी से मुकाबला करने के लिए तुम अपनी कुव्वत सर्फ कर देना और मेरा ख्याल है कि यह बात यहाँ के कानून के खिलाफ ना होगी, यानी तुम इस मुकाबले में बासानी हिस्सा ले सकते हो जो आखिरी हो, हाइपून ने कहा और मैं हाइपून के बारे में सोचने लगा। हाइपून बिलाशुबा एक चालाक आदमी था। न जाने दूसरे लोगों ने यह बात क्यों ना सोची थी। हालांकि अगर यह बात सोची जाती तो शायद मुकाबले के लिए एक भी शख्स मैदान में ना आता। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने हाइपून से मुकम्मल इत्तिफाक करते हुए कहा। बिलाशुबा हाइपून तुम्हारा ज़हन साजिशों में और चालों में अपना सानी नहीं रखता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बात यह है कि जब कोई नादान दोस्त पीछे ही पड़ जाए तो उसका साथ देना ही पड़ता है, हाइपून ने मुस्माहिल लहजे में कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। हाइपून की यह तजवीज़ मुझे बेहद पसंद आई थी। हम लोग उस वक्त तक मुकाबले देखते रहे जब तक शाह एपिटस ने मुकाबले बंद करने का ऐलान न कर दिया, यानी अब आराम का वक्त था और जिसे मैं दूसरा दिन कहता था। इस दिन मुकाबले दोबारा शुरू हो सकते थे, यानी आज के मुकाबले खत्म हो गए थे। इन मुकाबलों में बाकी रहने वाले सिर्फ 14 अफराद थे और इन 14 में से 6 ऐसे थे जो अपने मुकाबलों को शिकस्त देते रहे और कामयाब कामरान रहे। ये सब के सब बड़े कवि हैकल और खूनखार नजर आ रहे थे। इनके जिस्म की फुर्ती देखने के काबिल थी। अगर इन्हें इजाजत दे दी जाती कि मुकाबला इस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक सिर्फ एक शख्स बाकी न रह जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो पीछे न हटते। लेकिन शाह एपिटस से सुकून से फैसला चाहता था। चुनांचे मुकाबलों का दूसरा दौर शुरू हुआ और वो भी उसी अंदाज में खत्म हो गया। यानी आज इन 14 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद बाकी बचे थे, बाकी सब नए लोग आ चुके थे। बेशुमार लोग थे जो मुकाबलों के लिए तैयारियां करके आते थे और इन हलाक होने वालों और जख्मियों से सबक नहीं ले रहे थे। इस दौरान हाइपून मुकम्मल कोशिश में मसरूफ रहा था कि मुझे समझाए और बाज रखने की कोशिश करे, लेकिन मेरे जहन में तो परसिफून बसी हुई थी। लेकिन वो सोच रही होगी कि अभी तक मैं मैदान में नहीं आया। हालांकि मैं नहीं जानता था कि परसिफून इन मुकाबलों को देखने के लिए आती होगी या नहीं, लेकिन मैं अब इसके सामने उस वक्त तक नहीं जाना चाहता था जब तक मैं कोई खास हैसियत इख्तियार न कर दूं। बार बार जाकर उसे मुतासर करना नहीं चाहता था और ना ही खुद उलझनों का शिकार होना चाहता था। यकीनी तौर पर वो इन मुकाबलों को देखकर बददिल हो गई होगी और अब जबकि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे इन्हीं बातों के लिए मजबूर करेगी जिनका करना मेरे लिए पसंदीदा ना होगा। बिलाखिर उस तवील हंगामे के बाद वह वक्त आ गया जब सिर्फ 2 मुकाबिल एक दूसरे से नबुर्द आजमा रह गए थे और हुआ यूं कि एपिटस ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि अब जितने लोग मुकाबले में शरीक होना चाहें तो हो जाएं, क्योंकि जश्न के आयाम खत्म हो रहे हैं और मुकाबले में शिरकत की इजाज़त सिर्फ इन्हीं दी जाएगी जो पहले से ऐलान कर देंगे। तो वक्त आ गया था
क्या मुझे इस मुकाबले में शरीक हो जाना था। सो मैं भी खड़ा हो गया और इस मुकाबले में हाइपून ने मुज़माहिल अंदाज मुझे देखा और मुंह से एक लफ्ज़ भी ना कहा और वह बड़ा बददिल नजर आ रहा था, लेकिन मैंने उसकी परवाह ना की। आखिरी बार जो आदमी आए थे उनकी तादाद कुल 8 थी। 2 आदमी तो वो थे जो मुकाबला कर रहे थे, सो कुल तादाद 10 थी और अब इन्हीं 10 आदमियों में मुकाबला होना था, जिनमें मैं भी शामिल था। इन 10 आदमियों का फैसला होने में ज्यादा देर न लगती, लेकिन चाहे एपिटस ने कुछ नए कवानीन वज़ा कर दिए, जिनके तहत सिर्फ 2 आदमियों को मुकाबले के लिए मैदान में रहना था। वो इस मुकाबले को कुछ और दिलचस्प बनाना चाहता था, क्योंकि मुकाबला अब आखिरी दौर में दाखिल हो गया था। मेरी बारी अभी नहीं थी। सिर्फ 2 मुकाबिल मैदान जंग में थे जो पहले से मुकाबला कर रहे थे। दोनों बहुत फुर्तीले थे, इसके अलावा खूनखार भी थे। मैं वापस आ गया था और इस बार मैं हाइपून के नज़दीक नहीं गया था, बल्कि खुद उससे बचने की कोशिश में लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया। मैं एक जगह जाकर खड़ा हो गया। तब मैंने देखा कि एक दुबला पतला सा नौजवान सा खूबसूरत सा आदमी मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी जानिब देखा और आहिस्ता से मेरे इशारे पर हाथ रखकर बोला, मेरा नाम फेरोना है। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या चाहते हो? मैंने सवाल किया। तुमसे आम गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। ठीक, मैंने कहा और उसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। वो शख्स मुझे दूसरे लोगों से हटाकर कुछ फासले पर ले गया और कहने लगा, तुम में से किसी भी शख्स को मैं अपनी मकसद बरारी के लिए आमादा कर सकता हूँ, और इसके लिए न जाने क्यों मैंने तुम्हारा ही इंतखाब किया है। उसका लहजा पुरस्रार था और अंदाज बड़ा ही ताज्जुब खेज। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। बिलाशुबा खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और बदन बहुत ही दुबला पतला था। मैं फिर तुमसे यही सवाल करूंगा कि क्या चाहते हो? मैंने कहा। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि यहाँ बेशुमार लोग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बहुतों ने जान गंवाई और बहुत से जख्मी हुए, लेकिन इन सब के ज़हनों में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एपिटस की हुकूमत का हसूल। और अगर हुकूमत के साथ इन्हें परसिफून भी मिल जाए तो कौन है जो इस हसीना को नजरअंदाज करेगा? लेकिन मेरे दोस्त, मुझे एक साहिब दिल की तलाश है। सो मुआजरा ये है कि मैं बहुत छोटी सी उम्र के उस वक्त से जब मुझे हुस्न इश्क का कोई एहसास भी ना था, मैं परसिफून को चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे हालात और मेरे जिस्म ने मुझे इसकी इजाज़त न दी कि जब परसिफून के हसूल का वक्त आए तो मैं इन बहादुरों से नबुर्द आज़मा हूँ जो इसे हासिल करने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने अपने इल्म की कुफ्तों को इस कदर बढ़ा लिया कि मैं किसी को भी अपनी जानिब से खड़ा कर सकता हूँ और इसे कामयाब बनवा सकता हूँ। यह नेमुल बदल था मेरी जिस्मानी कुव्वतों में कमी का। सो मैं इस काम के लिए तुम्हें मुंतखब करता हूँ, और सुनो, एक पेशकश भी करता हूँ। वो ये कि जब तुम मुकाबले में कामयाब हो जाओ और कानून के मुताबिक परसिफून के मालिक बन जाओ तो मुझे अपना आका तस्लीम करके ये ऐलान कर देना कि तुमने मेरे लिए जंग की थी और तुम मेरे कास हो। और जब परसिफून मेरी मलकियत बन जाएगी और इसका मालिक होने की हैसियत से मैं इस हुकूमत का मालिक बन जाऊंगा तो तुम्हें हुकूमत की वो अहम जिम्मेदारियां सौंप दूंगा जिनके तहत तुम मुझसे कम दर्जा न रखो, यानी हुकूमत के हसूल की ख्वाहिश जो तुम्हारे ज़हन में परविश पा रही है और तुम्हें यहाँ तक ले आई है, इस अंदाज में पूरी हो जाएगी। तुम तहतुस्सरा में जहाँ तक एपिटस की हुकूमत होगी, जो कुछ चाहोगे करने के लिए आज़ाद होगे। इस ज़मीन की हसीन औरतें तुम्हारी गुलाम होगी और ज़मीन का चप्पा चप्पा तुम्हारे ज़ेर तहत होगा। कोई असल हुक्मरान तुम होगे, मैं तो सिर्फ परसिफून का शौहर हूँगा। और मेरे दोस्त, मेरी यह ख्वाहिश नाजायज़ नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से उसे चाहता हूँ और उसे हासिल करने के ख्वाब देखता रहा हूँ। मेरी बदबख्ती कि मैं इस कदर ताकतवर न बन सका कि उसके मुकाबले में बिला रास्त हिस्सा ले सकूँ। तो क्या तुम्हारा इल्म तुम्हारी हेत में तब्दीली नहीं कर सकता? मैंने सवाल किया। नहीं, मैं अपने लिए अपने इल्म से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, दूसरों को मैं नाकाबिले तस्खीर बना सकता हूँ, यही मेरा इल्म है, उसने जवाब दिया। लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा ये इल्म बिल्कुल नाकारा है, जो तुम्हें बजाते खुद कुछ न दे सका और तुम दूसरों के मोहताज हो। मैं मोहताज नहीं हूं, लेकिन बस ये अलूम की पेचीदगियां हैं। मैं अपने लिए वो नहीं कर सकता बल्कि दूसरों से करा सकता हूं। और तुम परसिफून को चाहते भी हो। हाँ, और क्या वो भी तुम्हें इसी अंदाज से चाहती जिस तरह तुम? नहीं, वो एक मगरूर शहजादी है। हालांकि वो मुझे अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसने कभी मुझसे इल्तिफात का इजहार नहीं किया और हमेशा मुझे एक आम हैसियत देती रही। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें भी वो हैसियत नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भी परसिफून को चाहता हूँ। क्या मतलब? उसने खुरखार निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा। हाँ, अगर तुम अपने इल्म के जरिए इन लोगों को शिकस्त दे सको तो परसिफून मुझे दे देना और हुकूमत तुम खुद ले लेना। मैं इस पर तैयार हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और मुझे घूरने लगा। फिर उसने जहरीले लहजा में कहा, यह तो तुम्हारी खुशबख्ती थी कि मैं तुम्हारी मदद पर आमादा हो गया, लेकिन शायद तुम्हारी बदनसीबी तुम्हारी ज़ात पर मुसल्लत है। ठीक है, वक्त का इंतजार करो। तुम देखोगे इनमें से सिर्फ वो शख्स कामयाब होगा जो मेरी शराइत कबूल करेगा। वो आगे बढ़ गया और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई
खूब आशिक था ये भी, जो दूसरों के जरिए अपने महबूब को हासिल करना चाहता था।